नमस्कार, मैं दीपक पाठक। चुनौती 24 इंडिया में आप सभी का स्वागत है। और यहीं पर हमारे बीच हैं, हमारे पॉडकास्ट में हमारे बीच हैं युवा प्रत्याशी, जिनका नाम मैं आपको बता दूं, प्रमोद कश्यप जी हैं। हम जानना चाहेंगे कि जितने भी युवा हैं आपके पॉडकास्ट को देख रहे हैं, तो आप एक बार बहुत प्यारा सा संदेश क्या देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं आपको इस नए कार्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आपने मुझे यहाँ इस स्थान पर बुलाकर मेरे जैसे तमाम युवाओं को रास्ता दिखाने का जो कार्य किया है, उसके लिए मैं आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अभी जैसा कि आपने बता ही दिया कि 2026 अप्रैल के माह में जो चुनाव होने वाले हैं, उसमें मेरे जैसे तमाम प्रत्याशी नए युवा तैयारी कर रहे हैं। तो इससे पंचायत में नए युवाओं का आना, नए युवा राजनीति में जब आएंगे तो कुछ ना कुछ नया होगा। अब तक हम लोग जो हैं पुराने प्रत्याशियों पर दाव कहें तो पुराने प्रत्याशियों पर ही जिम्मेदारी डालते चले आए, लेकिन अब नए युवा जब राजनीति में आ रहे हैं तो उनके कंधों पर भी थोड़ा भार आए, राजनीति को वो भी समझें। तो इस उद्देश्य के साथ मैं भी इस पंचायत चुनाव की तैयारी कर रहा हूँ, और सबका आशीर्वाद रहा तो निश्चित है कि मैं सफल हो जाऊँ। नहीं भी होता हूँ तो आगे प्रयास रहेगा। सबसे पहले मैं दर्शकों को जानने के लिए क्वेश्चन करूंगा आपसे कि वो अपने बारे में कुछ दर्शकों को बताइए, जो युवा हैं, अब तक जो आपका कार्य रहा है वो क्या क्या कार्य आपका रहा है? जी देखिए, मैं बहुत लंबे समय से तो राजनीति में सक्रिय नहीं रहा हूँ। 2-4 साल पहले से ही थोड़ा लगा कि राजनीति में मुझे आना चाहिए, तो धीरे धीरे की सहभागिता करके आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो श्री गंगेश्वर महाराज जूनियर हाई स्कूल से कक्षा 8 तक रही है। उसके बाद शेरवान इंटर कॉलेज से मैंने इंटरमीडिएट किया। उच्चतर शिक्षा के लिए मैं बदायूं दास कॉलेज से मेरा एमए रहा है। 2016 में मेरी एमए रही है। उसके बाद कंपटीशन की तैयारी के लिए मैं 2-3 साल लगातार तैयारी करता रहा। कुछ कारणों से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। उसके बाद मन में आया कि चलो थोड़ा समाज सेवा के लिए आगे बढ़ते हैं, और धीरे धीरे करके मुझे लगा कि मुझे इस बार प्रत्याशी के रूप में इस पंचायत की सेवा करने के लिए आना चाहिए। तो आपने सेवा के लिए इस रास्ते को चुना है। तो सेवा तो कई तरीके से हो सकती है, सेवा तो कई सारे लोग कर रहे हैं अलग अलग तरीके से, तो यही आपने सेवा के लिए क्यों चुना? और तरीके से सेवा नहीं कर सकते आप? जी देखिए, सेवा के लिए मैं आपको बताऊं कि मैं पिछले 10 साल से 2015 से एक शिक्षक के रूप में शिक्षा के क्षेत्र में भी काम कर रहा हूं। मैं 2015 से चंदवा में एक बतौर सहायक अध्यापक के तौर पर, अब चूँकि मैं एक स्कूल में प्रिंसिपल के कार्य को देख रहा हूँ, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र से मैं 10 साल से जुड़ा हुआ हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि समाज में शिक्षा के साथ साथ लोगों की सेवा राजनीतिक रूप से भी की जा सकती है। क्योंकि पढ़ा लिखा प्रत्याशी जब आपके बीच आएगा और वो आपकी समस्याओं को जब सुनेगा, तो कहीं ना कहीं उन समस्याओं का समाधान भी हो पाएगा। अब तक मैं, जहाँ तक मुझे पता है, मैं अपने समय में 2005 से देख रहा हूँ अपनी पंचायत में कि लोगों का एक ही दर्द रहता है कि साहब मेरा काम नहीं हुआ, प्रधान ने, जनप्रतिनिधि ने मेरी समस्या नहीं सुनी। तो क्या ऐसी समस्याएं हैं जो प्रधान या जनप्रतिनिधि हमारे बीच आते हैं वोट लेने के लिए, फिर वो हमारी समस्याएं जैसी आज हैं वैसे ही 5 साल बाद भी खड़ी रहती हैं। तो इन समस्याओं को क्यों नहीं हल हो पाता है, इन समस्याओं का निदान क्यों नहीं हो पाता है? तो मैं इसी चीज़ को लेकर इस चुनाव में उतर रहा हूँ। क्यों आपने ये समस्याओं के बारे में कहा? जो पंचायत हैं, पंचायतवासी हैं, उनकी समस्याएं दूर नहीं होती। क्या आप बिना प्रत्याशी बने, बिना प्रधान बने, क्या समस्याओं को दूर कर सकते हैं? देखिए, दूर करने के लिए एक कहा जाए तो भारत एक संवैधानिक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर सबको समान अधिकार हैं। चुनाव लड़ना या नहीं लड़ना ये व्यक्ति के विवेक पर डिपेंड करता है।
लेकिन पद पर रहते हुए व्यक्ति जो कार्य कर लेता है वो मैं नहीं समझता कि बिना पद के वो कार्य आसानी से हो सकता है जी। अब चूंकि समाज सेवा के नाम पर बहुत सारे संगठन भी कार्य कर रहे हैं, बहुत सारे व्यक्ति गांव में भी मिल जाएंगे, लेकिन क्या वो समाज सेवा के लिए सही महत्व दे पाते हैं? क्या उनकी समाज सेवा कोई देख पाता है? तो इसी उद्देश्य से मैं कार्य करने के लिए, प्रधान पद के प्रत्याशी के लिए तैयारी किए बैठा हूँ। और मेरे क्षेत्र में बहुत समस्याएं हैं जो लोग उठा रहे हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। तो मेरा मानना यह है कि इस पद का होना आज के समय में बहुत ज़रूरी है। आपने बहुत सुंदर बात कही कि बिना पद के हम लड़ नहीं सकते, हम अपनी आवाज़ को उठा नहीं सकते। क्यों? उसकी आवाज़ को कोई सुनने वाला नहीं है। ऐसा क्या विकास नहीं हो पाया जिसको लेकर के आपके मन में ये आग उठी प्रत्याशी बनने के लिए? देखिए, इस चीज़ का जो जवाब मैं अगर आपको सही मायने में दूं तो क्या नाली और खड़ंजे बनवाने से ही विकास होता है? अगर ये विकास होता तो मैं समझता हूं कि आज मेरे जैसे युवा को राजनीति में आने की कोई आवश्यकता नहीं थी। मैं जिस क्षेत्र में रहता हूं, जिस परिवार में मैं पला बड़ा हूं, उस को देखते हुए मैं ये अनुभव किया कि गांव में जो निम्न स्तर का व्यक्ति है, जिसको समाज में कोई पहचान नहीं है, वो व्यक्ति अपनी बात कहने के लिए किसी के पास अगर जाता भी है तो वहाँ उसको निराशा हाथ लगती है। मैं अपने गांव की ही बात बताऊं कि मैं अपने गांव में जब निकलता हूं तो लोग, मेरे जैसे परिवारों के लोग, चूँकि मैं बहुत मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ, मेरी जो जीविका है वो बहुत सीमित है, तो मैं ये देखता हूँ कि मेरे जैसे तमाम परिवार हाथ में कागज़ लिए लिए घूमते हैं कि साहब प्रधान जी, ये हमारा काम अगर हो जाता तो हमारा ये लाभ हो जाता, लेकिन उनका जो काम है वो केवल कागज़ों तक सिमट के रह जाता है। उस काम को कोई गंभीरता से नहीं लेता है। माताएं बहनें अपने राशन कार्ड के एक यूनिट के लिए तहसील के चक्कर लगा लगा के परेशान हो जाती हैं, लेकिन ना तो उनकी तहसील में कोई सुनने वाला है, ना पंचायत स्तर पर कोई सुनने वाला है। ऐसे में तमाम आपको मुद्दे बताऊं जो गांव में लगभग में हर परिवार में हैं। जो सारी समस्याएं बताई, तो जब आप प्रत्याशी बन करके तो किस तरीके से इन समस्याओं का समाधान करेंगे? जी, समस्याओं के समाधान के लिए मैंने कुछ अपने आप में कुछ प्लानिंग कर रखी है। जैसे अब तक ये होता आया है कि प्रधान बनने के बाद हम किसी के घर नहीं जाते हैं। हमारी मानसिकता ऐसी रहती है कि लोग हमारे ही घर आएँ, हमारा दरवाज़ा खटखटाएँ, लोग हमारा इंतज़ार करें। लेकिन मैं इस विचारधारा को बदलना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि प्रधान अब आपके घर तक पहुँचे, आपकी समस्याएं प्रधान की समस्याएं हों। ऐसी भावना लेकर मैं कार्य करने की योजना बना रहा हूँ। लोग मेरे घर ना आए, मैं लोगों के घर तक पहुँचूँ, चाहे वो खुशी हो या दुख हो। मैं हर चीज़ में अपने लोगों के बीच खड़ा रहूँ, मैं अपने लोगों के बीच जाऊँ। इवन मुझे अगर नहीं भी बुलाया जाता है तब भी मैं जाऊँ। ऐसी भावना के साथ मैं कार्य करने के लिए अपनी तैयारी कर रहा हूँ। कहीं कहीं हम भी पंचायतों में घूमते हैं, कवरेज करने के लिए हम जाते हैं, हमारी टीम जाती है, तो हम भी देखते हैं कि कहीं अगर कोई समस्या होती है पंचायत में, क्षेत्र में, तो शायद वहाँ के जो मुखिया होते हैं उनको पता ही नहीं रहता है। इसका क्या कारण है? इसका कारण देखिए, एक तो ये कारण हो सकता है कि उनकी कनेक्टिविटी जो आम जनता है उनसे नहीं रहती है। जब हम किसी के बीच जाएंगे ही नहीं तो किसी के सुख दुख का हमें क्या अंदाज़ा होगा। हमारा काम सिर्फ वोट लेना नहीं है, लोगों की समस्याओं को अपनी समस्या मानकर उसको हल करना, ये भी हमारा उद्देश्य होना चाहिए। होता क्या है कि हम केवल 5 साल में एक बार वोट मांगने के नाम पर अपने परिवारों में जाते हैं जी। लेकिन उसके बाद वो परिवार कहाँ है, कैसा है, क्या स्थिति उसकी सुधरी नहीं सुधरी, उसका जीवन में जो बदलाव आना चाहिए हमारे माध्यम से आया या नहीं आया, इससे हमें कोई मतलब नहीं रह जाता है। फिर हम अपना एक लेवल देखते हैं, उस लेवल में हम देखते हैं कि ये व्यक्ति जो हमारे पास आया है क्या ये हमारे लायक है, क्या इसका
स्तर हमारे स्तर से मैच करता है तो हम उसको अपने साथ बिठाएंगे, नहीं करता है तो हम मना कर देंगे कि प्रधान जी घर पे नहीं है। इस चीज़ को मैं बदलना चाहता हूँ। मेरा जो मानना है कि मेरे लिए कोई बड़ा छोटा नहीं है। अगर मैं पंचायत में जिम्मेदार व्यक्ति होता हूँ, मैं पंचायत से चुनकर आता हूँ, तो मेरे घर के दरवाजे सभी के लिए खुले रहेंगे, चाहे वो मेरे गांव का हो या मेरी पंचायत का हो, इवन कोई भी हो, मैं हमेशा सेवा के लिए तत्पर रहूँगा। ऐसी भावना से मैं कार्य करूँगा। और नगरीय बहुत बड़ी पंचायत है, 5 गांव लगभग लगते हैं उसमें, तो मेरा गांव ये उसका गांव है, ये उसकी बस्ती है, ये उसका मोहल्ला है, ये सब चीज़ें मैं मुझे ख़त्म करनी है। काम होना है तो जहाँ काम की आवश्यकता है, चाहे वो कोई जाति का व्यक्ति हो, किसी भी समाज से आता हो, किसी भी धर्म को मानता हो, किसी भी विचारधारा को मानता हो, कार्य होना है तो होगा। कहीं बहुत जगह देखने को मिलता है, शायद आपने भी देखा होगा, दर्शक जितने देख रहे हैं उन्होंने भी देखा होगा कि कई जगह ऐसा होता है, एक विकास जो होता है, विकास एक जातिगत विकास होता है कहीं कहीं। तो इसके बारे में क्या ख्याल है आपका कि विकास जातिगत ही होना चाहिए? हाँ, ये आपने जो कहा है वो ठीक ही कहा है कि कहते हैं कि गांव में जिस जाति का प्रधान होता है उसी जाति का विकास होता है। और ये चीज़ मैं देख रहा हूँ, बहुत समय से देख रहा हूँ कि लोग कह देते हैं कि साहब वो तो उस समाज के व्यक्ति हैं, वो उसी समाज का कार्य करेंगे। क्या ये ठीक है कि हम प्रधान बने हैं तो एक ही समाज के बने हैं क्या? या एक समाज ने ही हमको नेता माना है, एक समाज ने ही हमको प्रधान माना है? मेरी समझ से किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी विचार को प्रधान को नहीं मानना चाहिए। अगर आपको सेवा का मौका मिला है तो समरसता के भाव से आप सेवा कीजिए, सभी आपकी नज़रों में समान हो, आपका किसी से कोई प्रेम ना हो, किसी से कोई आपका द्वेष ना हो। इस भावना से अगर आप कार्य करेंगे तो मैं समझता हूँ कि जो लोगों के मन में एक विचार बना हुआ है कि साहब प्रधान तो उनकी अपनी विशेष जाति के हैं तो वो हमारा काम क्या करेंगे, तो इस विचारधारा को बदलने के लिए ही मैं इस चुनाव में आया हूँ और निश्चित है कि मैं बदलूँगा। बहुत ही सुंदर बात कही आपने कि मैं आपको एक बात बता दूं कि देश के जो प्रधानमंत्री होते हैं और प्रदेश के जो मुख्यमंत्री होते हैं, अगर कोई योजना हमारे देश में, हमारे प्रदेश में लागू होती है तो वो योजना उन घरों तक पहुंचती है शायद जो लोग उनको सपोर्ट भी ना करते हों, या मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को ये नहीं पता कि हमको किसने सपोर्ट किया, किसने वोट दिया। ऐसा ही हो रहा है, किसने वोट दिया। लेकिन जब योजना कोई लागू होती है तो उस योजना के सभी पात्र होते हैं। तो आपने ये बात बहुत अच्छी कही कि हम अगर नेता हैं तो नेता बन करके हमको एक जातिगत विकास नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही। दूसरी बात, अगला मेरा सवाल है आपसे कि कुछ युवा ऐसे हैं जो बहुत ही शिक्षित हैं, योग्य हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन उनके पास धन संपदा नहीं है। वो राजनीति में आना चाहते हैं, लेकिन पब्लिक का ख्याल रहता है कि ये क्या विकास करेगा, कुछ नेगेटिव सोच रहती है। तो पब्लिक के लिए कुछ आप क्या कहना चाहेंगे? क्यों जो धनवान नहीं है, जिसके पास धन संपदा नहीं है, गाड़ी घोड़ा नहीं है, तो क्या वो इस लायक है? ऐसे आदमी के साथ क्या सपोर्ट करना चाहिए पब्लिक के लिए? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि जिसके पास धन है क्या वही नेता है, क्या वही सब चीज़ों के लिए तैयार है? उसका एक उदाहरण मैं आपके सामने बैठा हूँ। मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री मुकेश चंद्र कश्यप एक चाट का ठेला लगाते थे और उस चाट के व्यापार से आज मैं यहाँ तक बैठा हूँ। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ बैठा हूँ तो आप सब क्यों नहीं बैठ सकते। आज मैं अगर चुनाव लड़ने की स्थिति में हूँ तो मेरे पास धन तो नहीं है, और चूँकि धन नहीं है तो लोगों का ऐसा एक मत भी है कि मैं चुनाव किससे लड़ूंगा, चुनाव में मेरी क्या स्थिति होगी। तो उन लोगों को मेरा एक जवाब है कि लोकतंत्र देश में धन का ज़्यादा महत्व नहीं है। अगर आप गुणवान हैं, आप शिक्षित हैं, आपको कार्य करने की ललक है,
चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो देश सेवा हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में धन की मैं समझता हूँ आवश्यकता नहीं है। तो मेरे जैसे तमाम युवाओं के लिए चुनाव लड़ना और धन के साथ लड़ना ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। धन ना हो, आप गुणवान हों, आप अच्छे चरित्रवान हों, आप शिक्षित हों, आप समाज की बातों को कह सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। धन मेरी समझ से सेकेंडरी है। धन को मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं मानता हूँ। जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। क्यों एक कहावत है, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मज़ा भी आएगा। तो आपने बहुत अच्छी बात कही, अपने विचारों को हमारे पॉडकास्ट के माध्यम से आपने रखा। तो एक युवाओं के लिए, जो युवा शिक्षा की तरफ हैं और जो नौकरियों की तरफ प्रयास कर रहे हैं, और काफ़ी क्षेत्र में ऐसे युवा हैं, ऐसी युवतियां हैं, लड़कियां हैं, महिलाएं हैं जो अपना रोज़गार बढ़ा सकती हैं, क्या उन को नए रोज़गार देने के अवसर या क्या योजनाएं हैं, क्या पंचायत के माध्यम से उनको देनी चाहिए? जी बिल्कुल, क्यों नहीं देनी चाहिए। जब वो ऊपर से सरकार के माध्यम से योजनाएं हम सबके बीच आ रही हैं और हम लोगों को ही योजनाओं के लिए सरकार जो है बजट जारी कर रही है, क्या पंचायत में एक व्यायामशाला नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है जी। क्या इस पंचायत में एक सुंदर बारात घर नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या इस पंचायत में एक बढ़िया अच्छा जिसको कहें अस्पताल नहीं हो सकता है? नगरिया में एक अस्पताल बहुत समय पहले चलता था, लेकिन आज वो अस्पताल केवल 4 दीवारी के रूप में खड़ा है। उसमें कोई डॉक्टर बैठते हैं? शायद मुझे लग रहा है कि नहीं बैठते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ कोई कहने वाला ही नहीं है। एक तो अस्पताल हो गया, दूसरा मैं इस चीज़ की कमी महसूस करता हूँ अपनी पंचायत में कि हमारे परिवारों में जब कोई मृत्यु हो जाती है तो 10वां कार्यक्रम के लिए हम इधर उधर खेतों की तरफ भागते हैं। जब भागते हैं तो देखते हैं कि हमको कोई स्थान ही नहीं मिल रहा है। क्या पूरी पंचायत में ऐसी कोई जगह नहीं हो सकती जहाँ पर हम बैठकर अपने उस कार्यक्रम को कर सकें, जिसमें 10-20 व्यक्ति बैठकर उस कार्यक्रम को करने के लिए एक ऐसा स्थान चुने जहाँ ये काम आसानी से हो जाए। मैं खुद बताता हूँ कि मेरे अभी परिवार में एक अनहोनी हुई थी, तो मैं गया था वहाँ कार्यक्रम में। तो मैं क्या देख रहा था कि वहाँ जिस जगह हम बैठे हैं वहाँ तमाम गंदगी पड़ी हुई है और वहीं पर बैठकर हम उस शुद्धिकरण के कार्यक्रम को कर रहे हैं। तो इस चीज़ पर मेरा दिमाग दौड़ा। मैंने कहा कि इतनी बड़ी पंचायत और एक स्थान ऐसा नहीं है जहाँ हम बैठकर ये कार्यक्रम कर सकें। तो मेरा अपना मुद्दा नहीं है ये, मैं पूरी पंचायत मानपुर नगरिया की बात कर रहा हूँ कि कोई एक स्थान बता दीजिए कि जहाँ पर बैठकर ये कार्यक्रम आसानी से हो जाए। चूँकि ये घर में बैठकर, पंचायत में बैठकर या कह सकें तो गांव के आसपास बैठकर ये काम नहीं होता है। इस कार्य को करने के लिए एक विशेष स्थान बनाया जाता है। तो वहाँ एक सुंदर टीन शेड पड़ जाए, वहाँ एक नल की व्यवस्था हो जाए, वहाँ ऐसे कार्यक्रमों में 10-20 लोग बैठ जाएं, ऐसे स्थान का चयन होना चाहिए। तो मेरा ये प्रयास है कि अगर मैं आता हूँ तो इस चीज़ पर विशेष ध्यान दूंगा। दूसरा ये है कि मैं देखता हूँ कि गांव में जब कोई व्यक्ति मौत हो जाती है, ख़त्म हो जाते हैं, तो हम बर्फ़ के लिए उधर उधर भागते हैं। चूँकि हम ऐसी जगह रहते हैं जहाँ बर्फ़ नहीं बनती है। तो मैं जो हूँ इस चीज़ पर बहुत विचार किया कि क्या इस चीज़ का कोई समाधान है। तो मेरे समझ में ये आया कि नगर पंचायतों में एक फ्रीजर आता है, उस फ्रीजर के माध्यम से तमाम परिवार जो हैं उसका लाभ लेते हैं जब घरों में कोई अनहोनी हो जाती है। तो मेरे मन में ये विचार आया कि क्यों ना इस पंचायत को भी एक ऐसे फ्रीजर की आवश्यकता है अब, जिसमें कोई व्यक्ति ख़त्म हो जाता है तो 24 घंटे 12 घंटे उसमें उसको रखा जा सके, उसकी बॉडी को उसमें सुरक्षित रखा जा सके। ये मेरे कुछ आगामी जो कार्य हैं इनको मैं करूँगा अगर मैं आप सबके आशीर्वाद से अगर आता हूँ। दूसरा है कि मैं नगरिया में रहता हूँ तो मेरा घर तो चौराहे के पास है, लेकिन अंदर गांव में बहुत समय पहले 11,000 की लाइन निकल रही है।
जिस समय ये लाइन निकाली गई होगी उस समय तो घर नहीं थे, लेकिन आज के समय में मैं देखता हूँ कि घरों की संख्या ज़्यादा है तो छतों से तार निकल रहे हैं 11,000 के। कुछ परिवार उस बिजली करंट के चपेट में भी आ चुके हैं और वो परिवार आज भी दहशत के साये में सोते हैं। तारों का कब टूटना हो जाए, कब तार जो हैं ज़मीन पर आकर गिर जाएं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ये मेरे नज़र में सबसे बड़ा गांव का दुख है कि वो तार अब तक गांव के बाहर से नहीं जा रहे हैं, जबकि सरकार कह चुकी है कि कोई भी हाई टेंशन लाइन गांव के अंदर से नहीं जाएगी। तो ये मैं देखता हूँ कि ये छोटी छोटी चीज़ें अगर पूर्व में भी किसी ने देखी होती तो आज मुझे ये सब चीज़ें नहीं कहनी पड़ती। एक चीज़ और, मेरी पंचायत में पंचायत में ही नहीं, मानपुर नगरिया में ही नहीं, समस्त क्षेत्रवासियों को एक चीज़ की और बहुत बड़ी समस्या है कि नवंबर से और फरवरी मार्च तक नगरिया में शुगर मिल चलता है। उससे निकलने वाली जो कालिक है, राख है जिसको कहते हैं, वो आँखों पड़ती है, आँखों में नहीं पड़ती है, छतों पर जाम हो जाती है। छोटे छोटे बच्चों के आँखों में पड़ना, बाइक वालों की आँखों में पड़ना, रोड पर काला ही काला दिखना, ये आम बात है नवंबर दिसंबर से फरवरी मार्च तक। तो क्या इस चीज़ को कभी किसी ने उठाने की प्रयास किया? इस पर कितना सुधार हुआ, ये मैं आज तक नहीं समझ पाया। लोग कहते हैं कि ये किसका कुछ हो नहीं सकता, भाई हो सब चीज़ों का सकता है। कोई बात को उठाने वाला हो, कोई बात को ठीक से कहने वाला हो तो सुधार क्यों नहीं हो सकता? तो ऐसी तमाम चीज़ें मेरे मन में आती रहती हैं और मैं उन पर विचार करता हूँ और सोचता हूँ कि अगर ईश्वर ने अगर मुझे जीवन दिया है तो मैं इन कार्यों को करने के लिए आगे बढ़ूँगा और निश्चित है कि आपने अगर मेरा साथ दिया तो मैं इस कार्य को कर पाऊँ। बहुत अच्छे शब्द हैं आपके। क्यों, अगर कुछ भी, अगर भवन का निर्माण भी होता है तो अगर उसको तोड़ना चाहें तो उसको तोड़ने के लिए एक बुलडोज़र भी बनाया गया है, जो उस बुलडोज़र पूरे भवन को तहस नहस कर सकता है। तो अगर कोई चीज़ लागू होती है तो उसका एक तोड़ भी होता है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई चीज़ लागू हो गई तो वो उसका तोड़ ही नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर बीमारी है तो उसके लिए डॉक्टर हैं। अगर कोई समस्या है, समस्याओं के लिए हमारे शासन प्रशासन है और हमारे नेता हैं, हमारे पंचायत के मुखिया हैं और समस्याओं को दूर किया जा सकता है। किसी न किसी तरीके को लेकर समस्याओं को दूर किया ही जा सकता है। क्यों, अगर ये छोटी से छोटी समस्याएं दूर नहीं होती हैं तो हमारे लिए बहुत ये गौरवपूर्ण बात नहीं है। क्यों, मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी इकाई एक प्रधानमंत्री की है और सबसे छोटी इकाई एक ग्राम प्रधान की है। तो प्रधानमंत्री जिस पावर में हैं तो शायद मैं आपको बता दूं, एक जो प्रधान हैं उनकी भी बहुत ज़्यादा कहीं पावर होती है अगर वो अपनी पावर को समझें। जी, भारत जब से आज़ाद हुआ और आज तक भारत जो है वो गांव में बसता है, ऐसी एक कहावत भी है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि भारत का दिल जो है वो गांव में बसता है। गांव का विकास ही भारत का विकास है। और भारत 1947 में आज़ाद हुआ। अभी हम अपना परसों गणतंत्र दिवस भी मनाने वाले हैं। तो मैं ये समझ पा रहा हूँ कि 1957 में बलवंत राय मेहता की समिति ने पंचायती राज विभाग के लिए प्रथम रिपोर्ट प्रस्तुत की और राजस्थान के नागौर ज़िले में पंचायती चुनाव हुए। उसके बाद कभी चुनाव हुए नहीं हुए, ऐसा सिलसिला लगातार अनवरत 1992 तक चलता रहा। उसके बाद संविधान में 73वां संशोधन हुआ। उसके संशोधन के अंतर्गत अनुच्छेद 243 ए जोड़ा गया और उसमें पंचायती राज विभाग की स्थापना की गई। उस स्थापना से भारत में प्रत्येक गांव में पंचायत का एक मुखिया चुना जाएगा, ऐसी व्यवस्था की गई भारत के संविधान में। और आज तक 1992 से लेकर आज तक हर 5 वर्ष के बाद चुनाव होते हैं। देश का प्रधानमंत्री भी 5 वर्ष के लिए चुना जाता है, देश का राष्ट्रपति भी 5 वर्ष के लिए चुना जाता है और गांव का प्रधान भी 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। जब प्रधानमंत्री 5 वर्ष में अपने पूरे देश का
विकास का एजेंडा बनाकर कार्य करते हैं, तो हम अपनी पंचायत में अपने द्वारा चुने हुए प्रधान का एजेंडा क्यों नहीं जान सकते कि हमारे लिए क्या एजेंडा तैयार हुआ है। क्या पंचायत में होने वाली आम सभा की बैठक में हमारा कोई अधिकार नहीं है हमको जानने का कि हमारे गांव के लिए क्या योजनाएं प्रधान ने बनाई हैं? क्या उस गांव की बनी समिति में सिर्फ प्रधान के ही प्रिय लोग रहेंगे? जब हम हमारी संसद में हमारे चुने हुए व्यक्ति अपनी योजनाओं को हमें बताते हैं, तो क्या पंचायत में बैठे हुए हमारे ही चुने हुए प्रधान उनके द्वारा चुनी हुई योजनाओं को हमें नहीं जानने का अधिकार है? बिल्कुल अधिकार है जी। कब अधिकार है? कि हम उस चीज़ को जानें, हम अपने अधिकारों को पहचानें, हमारी चुनी हुई गांव की पंचायत हमारे लिए क्या कार्य कर रही है उनसे हम जाकर पूछें। अगर ये सब होगा तो मैं निश्चित समझता हूँ कि विकसित भारत का जो सपना है वो गांव के विकसित होने से ही पूरा होगा जी। बहुत अच्छी बात कही आपने। अगर हमारे देश के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए, हमारी पंचायत के लिए अगर शिक्षित युवा अगर निकल के आते हैं और अगर उनका एक कदम होता है सेवा करने के लिए, तो शायद मेरा मानना है कि हमारा क्षेत्र है, हमारा देश है, हमारी ग्राम पंचायत है, वो विकास की ओर अग्रसर हो सकती है और हम विकास ला सकते हैं उसमें। और विकास के साथ साथ हम शिक्षा पर भी जोर दे सकते हैं। क्यों कई जगह देखने को मिलेगा कि शिक्षा कहीं ना कहीं बहुत दुर्भाग्य है पंचायतों का। ऐसे घर हैं जहाँ पर शिक्षाएं नहीं पहुंच पा रही हैं और शिक्षाएं न पहुंचने का कारण कुछ सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं कुछ लोग, तो सरकारी स्कूल में शायद बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही ठीक तरीके से और वो प्राइवेट स्कूल में एडमिशन दिला नहीं पा रहे। हमको नहीं पता कि कौन सा बच्चा टीएम बन सकता है, कौन सा बच्चा आईपीएस बन सकता है, कौन क्या बन सकता, नहीं पता। क्यों? उसके स्ट्रगल के आधार पर, उसके मेहनत के आधार पर वो क्या बन जाए हम लोगों को नहीं पता। तो मैं इसी शिक्षा के माध्यम से बात करते हुए एक मैं संदेश देना चाहता हूँ और हमारे पॉडकास्ट के माध्यम से एक प्रमोद जी हैं जो हमारे पॉडकास्ट में हैं, ये मानपुर नगरिया ग्राम पंचायत है, वहाँ से हैं, और इनके माध्यम से एक मैं संदेश देना चाहता हूँ कि अगर ऐसे ही युवा, ऐसे ही शिक्षित युवा अगर हमारे सामने आते रहें विकास के लिए, क्यों सबसे बड़ा उदाहरण है अगर हमारे माँ बाप शिक्षित नहीं होंगे तो वो हमको संस्कार तो दे सकते हैं लेकिन एक वो शिक्षा नहीं दे सकती कि हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अगर वो नहीं दे पा रहे हैं तो हमारे समाज में, हमारे क्षेत्र में एक मेन अगर मुखिया है या कोई भी राजनेता है तो वो भी अगर शिक्षित होगा तो हमारे पंचायत के बच्चों के लिए या हमारे जो गांव में बेरोजगार हैं उनके लिए एक नई शिक्षा प्रदान कर सकता है और नई जानकारियां दे सकता है, जिससे हमारी पंचायत शिक्षा की ओर अग्रसर हो सकती है और विकास की ओर अग्रसर हो सकती है। देखिए, आपने शिक्षा के बारे में जब पूछा है तो मैं आपको बता दूं कि नगरिया में किसी समय बहुत अच्छे 2 विद्यालय चलते थे। एक श्री गंगेश्वर महाराज जूनियर हाई स्कूल जो नगरिया गांव में है, दूसरा सरस्वती शिशु मंदिर। आज आप जाकर देख लीजिए, इसमें विद्यालय में केवल इमारत खड़ी है, शिक्षा में ना तो शिक्षक हैं ना बच्चे हैं। ये स्थिति वही बहुत गंभीर है। क्यों हुई? इसके पीछे भी बहुत बड़े कारण हैं। प्राइवेट स्कूलों में फ़ीस अधिक होने के कारण तमाम परिवार के बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं। इसी को मैं खुद जानता हूँ कि मैं भी उसी परिवार से हूँ। और जब गंगेश्वर महाराज चलता था नगरिया का, तो मेरे समय में लगभग मैं 2006 तक वहाँ पढ़ा हूँ, तो बहुत दूर दूर तक के बच्चे आते थे। मानपुर नगरिया में मैं समझता हूँ कि दीपपुर, रोशन नगर, तारापुर, इधर मल्ला नगर, इधर उड़हेर, दतलाना, ये पूरा क्षेत्र जो था तराई का, वो पूरे उस विद्यालय में पढ़ता था। और पढ़ने के साथ साथ वहाँ एक अच्छा माहौल भी था पढ़ाई का। लेकिन आज कुछ वर्षों में मैं जाता हूँ जब उस विद्यालय में, तो केवल मुझे वहाँ इमारत बनी खड़ी दिखाई देती है। शिक्षा के नाम पर अब तक हमारे यहाँ पर कोई जागरूकता नहीं आई है। सरस्वती शिशु मंदिर भी अपने समय का बहुत महान विद्यालय रहा। मैं उसमें हालांकि नहीं पढ़ा,
लेकिन मेरे अपने बड़े भाई, मेरे जैसे एक तमाम लोग उसमें पढ़कर आज अपने अपने क्षेत्र में नाम रोशन कर रहे हैं। तो ये जब ही संभव हो पाया था जब वो स्कूल अच्छे संचालित थे। आज स्कूल बहुत हैं, लेकिन हम शिक्षा जो है प्राइवेट स्कूलों में महंगी होने के कारण अपने बच्चों को नहीं भेज पा रहे हैं। सरकारी स्कूलों की भी मानसिकता हमारे मन में ऐसी बनी हुई है कि हम वहाँ पढ़ाएंगे तो हमारे बच्चे को कुछ आएगा नहीं, हम वहाँ बच्चे को भेज रहे हैं तो पता नहीं वहाँ के अध्यापक पढ़ा रहे होंगे नहीं पढ़ा रहे होंगे। इस कारण से शिक्षा के क्षेत्र में हम लोगों का जो है जो विकास होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। मैं जिस परिवार में रहता हूँ उस परिवार में मेरे अभी 2-3 साल में मेरे परिवार में भाई बहनों की नौकरी सरकारी लगी है। मेरे एक भाई परिवारी वो पुलिस में है, एक मेरे बड़े भाई लेक्चरार हैं इंटर कॉलेज में, मेरी एक पारिवारिक बहन है वो दिल्ली पुलिस में है। ऐसे मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे जब हम पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। और पढ़ना इसलिए ज़रूरी नहीं है कि हम कामयाब हो जाएं। अगर हम नहीं भी कामयाब होते हैं तो पढ़ लिख कर हम अच्छे व्यक्ति बने, अच्छे राष्ट्र का निर्माण करें, अपने व्यक्तित्व को निखारें। ये शिक्षा के लिए ये अपने आप में शिक्षा होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं अपने तरफ से जब मैं पंचायत में चुनकर आता हूँ तो मैं इन चीज़ों पर बहुत ध्यान दूंगा कि ये जो संस्थान बंद पड़े हैं इनको कैसे चालू किया जाए। क्या ये उस समय को दोबारा नहीं देख सकते जिस समय इनमें 1-1 हज़ार की संख्या रही थी? आज सुविधाएं बहुत हैं, लेकिन सुविधा का जो लाभ है वो विद्यार्थी नहीं ले रहे हैं। तमाम चीज़ों में हम उलझ गए हैं। मैं जिस विद्यालय में पढ़ाता हूँ वो विद्यालय बहुत बड़ा विद्यालय है, 1,000 की संख्या है वहाँ भी। आज एक क्लास में पढ़ने वाला बच्चा भी इंस्टाग्राम पे रील बना रहा है। कक्षा 5 में आते आते वो फेमस हो जाता है, उसके लाखों में व्यूज आते हैं। तो शिक्षा जो है कहीं ना कहीं एक मनोरंजन का केंद्र भी बन गई है कि हम पढ़ते पढ़ते अपना रूट कब डाइवर्ट कर लें, कब हम शिक्षा को छोड़कर अलग चीज़ों में चले जाएं, ये भी आज का बहुत गंभीर विषय है। तो इन चीज़ों पर थोड़ा विचार करने की आवश्यकता है। इसके लिए हमारे परिवारों में अपने रहने वाले बड़े इस चीज़ की जिम्मेदारी समझें कि पढ़ने के साथ बच्चे का मानसिक विकास और शारीरिक विकास भी ज़रूरी है। अगर हम केवल ये सोचें कि हमारा बच्चा पढ़ने जा रहा है, घर आकर हम उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो पढ़ाई ज़्यादा कामयाब नहीं होती है। तो पढ़ाई जो है, शिक्षा जो है, आज के पहले के समय से लेकर आज के समय में भी प्रमुख हथियार है। तो मेरा ये उद्देश्य रहेगा कि मैं अधिक से अधिक बच्चों को पढ़ने के लिए, शिक्षा के लिए प्रेरित करूं। जी, बहुत अच्छी बात कही आपने कि पढ़ाई जो है हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। और अगर हम कुछ भी अगर मूवी देखते हैं, अगर हम क्षेत्र में होने वाली घटनाओं को देखते हैं, अगर हम अच्छी बुरी चीज़ों को देखते हैं, तो उनसे हमको कुछ न कुछ सीख लेनी ज़रूर चाहिए। कि हमारे पास अगर फ़ोन है हम उसका गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं, हम उसका अच्छा इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कुछ लोग रील बना करके गलत तरीके से रील बना रहे हैं, कुछ लोग अच्छी रील बना रहे हैं। तो यही संदेश है। और हम आगे कहना चाहेंगे, लास्ट हमारा एक क्वेश्चन है। हमारे पॉडकास्ट में हमारे मुख्य अतिथि हैं मनोज जी, जिन्होंने प्रमोद जी, हमारे मुख्य अतिथि प्रमोद जी हैं और इन्होंने बहुत ही अच्छे विचार रखे आप लोगों के समक्ष। तो मैं ये आशा करता हूँ कि जनपद कासगंज के और अन्य जनपदों के लोग भी, प्रदेश में भी ये सब देख रहे होंगे आप सब। और आपको कैसा लग रहा कमेंट करके ज़रूर बताना। एक लास्ट आपका क्या संदेश है युवाओं के लिए, और जितने भी वोटर हैं, क्यों अभी इलेक्शन आने वाला है, तो उन वोटरों के लिए क्या संदेश है और युवाओं के लिए क्या संदेश है? मेरा युवाओं के लिए संदेश ये है कि आप अपने अंदर छिपे हुए टैलेंट को बाहर लाइए। किसी भी क्षेत्र में है आपका टैलेंट, आप बहुत अच्छा बोल लेते हैं वो भी टैलेंट है, आप बहुत अच्छा भागते हैं, रनिंग करते हैं, वो भी बहुत एक टैलेंट है। तो अपने अंदर छिपे हुए किसी भी प्रतिभा को, टैलेंट को बाहर लाइए। और जब हम बाहर आएंगे तभी हमको समाज पहचानेगा। अगर हमको अपनी पहचान बनानी है तो अपने अंदर छिपे हुए गुणों को बाहर लाना होगा हमको। आज चुनाव के समय में वोटरों को समझाना मुझे लगता है कि
मेंढकों को तौलने के बराबर है। क्यों? क्योंकि आज की मानसिकता ये बन गई है कि साहब हमें कुछ पिला दो तो वोट देंगे हम, हमको खिलाओगे तो वोट देंगे हम, अगर नहीं खिलाओगे तो तुमको वोट नहीं है, हमको पिलाओगे नहीं तो वोट नहीं है। तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि क्या ये जीवन भर आपको खिलाने पिलाने आ रहे हैं? सिर्फ वोट के समय में आपको एक कोई चीज़ देकर आपको खरीद ले रहे हैं। आपकी कीमत मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप किसके लिए बिक रहे हैं। आपकी कीमत तो अनमोल है। आप अगर अपने आप को इंसान नहीं मानते हैं, कुछ और मानते हैं, तो अपनी कीमत लगाइए। इंसान की अगर किडनी भी बेची जाए तो वो बहुत लाखों की बिकती वो अनमोल होती है, उसका कोई मूल्य नहीं होता है। लेकिन हम अपने वोट की कीमत 1000 रुपये 500 रुपये में निर्धारित कर देते हैं कि साहब हमारे घर में इतने वोट हैं, हमको इतना पैसा दे जाइए। या जो धनाढ्य प्रत्याशी है वो कहते हैं कि हम तो पैसे से वोट खरीद लेंगे। अरे साहब, पैसे से वोट कहाँ खरीदा जाता है? आपके ऐसे विचार हो सकते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि समझदार व्यक्ति, स्वाभिमानी व्यक्ति अपने वोट के साथ समझौता करेगा। आपने बहुत सुंदर बात कही कि हमें कुछ पिलाओगे तो हम वोट देंगे, और अगर नहीं खिलाओगे पिलाओगे तो हम नहीं दे पाएंगे। तो शायद मैं भी ऐसा कहीं देखता हूँ, और काफ़ी क्षेत्रों में मैंने देखा है कि जब इलेक्शन का दौर आता है तो पीना खाना शुरू हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो विकास होने से पहले ही वहाँ एक जो अंत होता है विनाश का, वो स्टार्ट होने लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। जब हम कोई, अभी हम क्या है कि मैं यहाँ बैठा हूँ और मैं पानी पीऊँगा तो मुझे फ़ायदा होगा, मेरे शरीर में पानी की कमी नहीं होगी, फ़ायदा होगा क्योंकि पानी अच्छा है। और मैं अभी आपसे कहूँ कि मुझे कुछ ऐसा दे दीजिए जो मेरे शरीर को नुकसान करे, मैं कोल्ड ड्रिंक पी लूँ अभी, तो मैं बहुत एनर्जेटिक हो जाऊँगा। तो कहीं ना कहीं जो चीज़ हम ग्रहण करते हैं वैसा ही हमारा मानसिक प्रभाव भी होता है। तो हम प्रधान प्रत्याशी से ये मांग करते हैं कि साहब हमको मुर्गा खाना, तो मुर्गा प्रधान आपको प्रत्याशी खिला देंगे, लेकिन क्या उस मुर्गे से हमारा कोई लाभ आगे होने वाला है? क्या उस पीने वाली वस्तु जो हम पी रहे हैं, जिससे हमको नशा होता है, क्या वो प्रधान हमको 5 साल पिला सकते हैं? सिर्फ 1 महीने ही हमको पिलाकर वो हमको उस चीज़ के आदी बना देंगे कि हम 5 साल फिर अपने पैसे से पिएंगे। सिर्फ एक पौए से हमारा वोट किसी को पड़ जाएगा, तो क्या 5 साल वो व्यक्ति हमारे लिए देखने आएगा फिर कि हमारे घर में बच्चे कैसे हैं, हमारे घर की जो स्थिति है, पहले भी छप्पर पड़ा था, क्या आज उस पौए को पीने से हमारे घर को पक्का बन सकता है क्या? दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि पंचायत, मानपुर नगरीय पंचायत में मैंने बहुत चीज़ें देखी हैं। एक तो ये देखा है कि साहब उस गांव के वोट नगरिया में नहीं आते हैं, नगरिया के वोट उस गांव में नहीं जाते हैं। जैसे एक गांव मिर्ज़ापुर है कि मिर्ज़ापुर के गांव के लोग साहब नगरिया में वोट नहीं देते हैं। ऐसा मैं कई पंचवर्षियों से देख पा रहा हूँ। लेकिन क्यों नहीं देते हैं? क्या कारण है कि वहाँ का वोटर जो है वो नगरिया के किसी प्रत्याशी को पसंद नहीं करता है? तो मैं थोड़ा ये समझ पा रहा हूँ कि वहाँ जो समस्याएं हैं, या तो हम लोग वहाँ जाकर देखते नहीं होंगे। नगरिया गांव की पंचायत 5 गांव की पंचायत है। नगरिया गांव लगता है, मानपुर लगता है, सराय लगती है, मिर्ज़ापुर लगता है और यादव नगर लगता है। तो हमें अपने 5 पंचायतों में रहने वाले प्रत्येक अपने मतदाता, अपने भाई बंधु की चिंता करनी चाहिए। कोई एक व्यक्ति हमारा प्रिय नहीं होना चाहिए। दूसरा यह है कि मतदाता भी अपनी जाति को देखकर वोट करते हैं, चाहे वो किसी भी गांव के हों, चाहे वो मेरे गांव के हों, चाहे किसी भी गांव के हों। साहब वो मेरी जाति के नहीं है, वोट नहीं दूंगा। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं, क्या आपके घर में जब भाई भाइयों में लड़ाई होती है तो आपके सजाती बंधु उस बात को, उस लड़ाई को बंद कराने आते हैं क्या? आपके घर में कोई बीमार होता है तो आपकी जाति के व्यक्ति आपकी मदद करते हैं क्या? क्या आपके ऊपर आई हुई समस्या को आपके ही सजाती बंधु मिलकर समाधान करते हैं? नहीं करते। अपने सजाती बंधु को ना देखें, अपनी पंचायत के हैं ऐसा ना देखें। भाई चुनाव जो है वो 5 वर्ष बाद आता है। एक बार हम चुन लेते हैं तो 5 वर्ष पछताते हैं। अब मैं ये भी नहीं कहता कि साहब आप मुझको ही वोट दें। आपको जो अच्छा लगता है, पढ़ा लिखा होना चाहिए,
आपकी समस्याओं को अपनी समस्या मानकर आपकी समस्या का समाधान करने के लिए आगे बढ़ने वाले प्रत्याशी के लिए आप वोट करें। अगर इस भावना से मैं समझता हूँ कि ये चुनाव होगा तो निश्चित इस बार परिवर्तन होगा। जब परिवर्तन होगा तो पढ़ा लिखा अच्छा सभी समाज को लेकर चलने वाले प्रत्याशी का चुनाव होगा, और इस पंचायत में जो अब तक नहीं हुआ है वो अब इस बार होगा। जी, बहुत अच्छी बात कही। एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है कि आप देख रहे हैं बेरोजगारी भी है, लोग पढ़े लिखे लोग है नहीं, वो एक होम गार्ड में फॉर्म फिल कर रहे हैं, छोटी छोटी सफाई कर्मियों में जा रहे हैं, पढ़े लिखे BEd DLEd CTET करे हुए लोग जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे देखने को मिलता है जब अगर इलेक्शन आता है, दौर आता है, तो वहाँ पर ऐसे युवा भी नशे की लत में पड़ जाते हैं जिनसे हमने कभी उम्मीद भी ना रखी। बिल्कुल सही बात है। कहते हैं ना कि फ्री का चंदन घिस मेरे नंदन। तो जब फ्री का कुछ मिलता है हमको तो हम उसका लाभ और हानि नहीं देखते हैं, बस वो हमको मिल जाए, उससे हमारा क्या लाभ होने वाला है क्या हानि होने वाली है ये हम नहीं देखते हैं। ऐसे ऐसे व्यक्तियों को चुनाव में मैंने नशा करते हुए देखा है जो शायद उससे पहले नहीं करते होंगे, लेकिन धीरे धीरे उनकी आदत बन जाती है। क्यों? क्योंकि फ्री की चीज़ जब हमको कोई मिल जाती है तो हम उसके परिणाम नहीं देखते हैं। तो बेरोजगारी है भारत में बहुत ज़्यादा, उस बेरोजगारी में जो कुछ मिल जाता है उसी को हम अपना मान लेते हैं, चाहे वो अच्छी चीज़ हो या ख़राब चीज़ हो, और ख़राब चीज़ तो पहले ही ले लेते हैं। अभी होली आएगी, कुछ समय बाद प्रत्याशी धूमधाम से अपना प्रचार करेंगे, बड़े बड़े बैनर पोस्टर के साथ साथ घरों में भी सामग्रियाँ रखेंगे, किसको क्या खिलाना पिलाना है ये भी पहले से निर्धारित हो जाएगा। तो मेरा अपने उम्र के सभी भाइयों से कहना है कि इस चीज़ में ना पड़ें, आप वोट दें, वोट के नाम पर आप ऐसी कोई चीज़ उनसे वापस ना लें जो आपके जीवन को बर्बाद कर दे। अगर आपका जीवन रहेगा, आप स्वस्थ रहेंगे, तो मैं समझता हूँ कि समाज तो खुद परिवर्तित हो जाएगा। तो मेरा सबसे आग्रह, हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस चुनाव में आप या आपके जानने वाले कोई भी नशा युक्त चीज़ का प्रयोग ना करें। आप वोट दीजिए, स्वतंत्र लोकतंत्र को स्वस्थ लोकतंत्र बनाइए, पंचायत में अच्छे प्रत्याशी को चुनकर लाइए, अपने विचार के व्यक्ति, अपने स्वभाव के व्यक्ति को वोट दीजिए, और पूरी पंचायत को अपनी पंचायत माने, पूरी पंचायत को अपना परिवार माने, ऐसे प्रत्याशी को जिताकर लाइए, चाहे वो कोई भी हो, मैं हूँ या मेरे जैसा कोई भी हो, आप उसको वोट दीजिए। धन्यवाद, आपने बहुत ही अच्छे विचार रखे, और मुझे लगता है, मैं आशा करूंगा कि जनपद में, पंचायत में या प्रदेश में कहीं भी तमाम युवा इस वीडियो को देख रहे होंगे, और मुझे लगता है कि आपकी बातों से युवाओं पर एक असर भी आएगा और एक नई ऊर्जा भी आ रही होगी। तो मैं आग्रह करूंगा कि अगर इसी तरीके के तमाम इंटरव्यूज़, तमाम वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर हमको बताएं कि आपने विचार रखें कि आपके क्या विचार हैं, या कुछ क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं, उन क्वेश्चनों को कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाइए, हम उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। और जय हिंद, जय भारत।